Good morning, students. Today we will discuss about the geography of class 10th, lesson 6, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बेटा ये लेसन का फर्स्ट वीडियो है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देखिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एज यू नो दैट मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस बाय विच रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द other areas and produce a large amount of goods, okay, is known as manufacturing। बेटा आप देखते हो कि मार्केट में अगर आप निकलते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखती हैं। ये आखिर बनती कहाँ हैं, आती कहाँ से हैं? क्या आयरन की जो स्टेनलेस होती है या प्लास्टिक है या फिर अदर्स मटेरियल्स है, क्या ये कहीं डायरेक्ट मिनरल्स या फिर माइंस करके निकाला जाता है? ऐसा नहीं है। उसका ओर प्राप्त होता है और उस ओर से मेटलॉजिकल मेथड के द्वारा एक ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर इसको फाइनल गुड्स तैयार किया जाता है। तो फाइनल गुड्स जिस स्टेज में या फिर जिस प्रोसेस से होता है उसे ही क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। और जिस इंडस्ट्री में होता है उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो आज हम मेनली बात करने वाले हैं, आप लोग पढ़ा होगा पिछले क्लासों में सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी या सेक्टर्स ऑफ द एक्टिविटीज। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर के बारे में आपने पढ़ा होगा। आज हम मेनली बात करने वाले हैं सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ओके, आइए देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स in large quantities after processing from new materials to more valuable product is called manufacturing। ओके, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं? जब किसी भी वस्तुओं का लार्ज मात्रा में प्रोसेसिंग करके रॉ मटेरियल्स को काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ओके, तो क्या आप जानते हैं, डू यू नो दैट कि पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द वुड, शुगर फ्रॉम शुगर केन, आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर एंड एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। यानी जो ये वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं वो अलग अलग ओर से बनाई गई हैं, दैट मीन्स मिनरल से बनाई गई हैं। तो डू यू ऑल्सो नो दैट कि सम टाइप्स ऑफ क्लॉथ आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यार्ड विच इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। यानी कि जो कपड़े भी होते हैं वो धागे से बनाते हैं, और धागा भी क्या है? एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। यानी धागा घर से नहीं बनता, धागा खुद से नहीं बनता है, उसको बनाना पड़ता है इंडस्ट्रीज में। ओके, पीपुल एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर्ड इन प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड। यानी कि फिनिश्ड गुड क्या होता है? फिनिश्ड गुड उसे कहते हैं जो डायरेक्ट कंज्यूम किया जा सकता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर में कुछ मटेरियल्स होते हैं जो डायरेक्ट उसको उपयोग कर सकते हैं, बट ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं प्राइमरी एक्टिविटी का जिसको हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट शुगर केन से हम लोग क्या बनाते हैं? शुगर। कहाँ बनता है? शुगर इंडस्ट्री में बनता है, तो इसे बोलते हैं फिनिश्ड गुड। जैसे इसमें क्या होता है कि वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ स्टील फैक्ट्री, कार, बेवरेज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज etc फॉल इनटू दिस कैटेगरी। जो आते हैं इसमें उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत। सम पीपुल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, और कुछ लोग क्या होते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटी द्वारा तैयार प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने का वर्क करते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न विथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है वीडियो में, तो देखा है कि इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी में रखते हैं। यानी कि प्राइमरी को बोलते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड, सेकेंडरी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और टर्शियरी क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं मेनली आपको सेकेंडरी एक्टिविटी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। देन द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय अ डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यानी किसी भी कंट्री को डेवलप या नॉन डेवलप का अगर मेजर करना है, देखा जाता है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है कितना डेवलप है। जिस कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप है उस कंट्री का इकोनॉमिक भी क्या होता है? उतना ही डेवलप होता है। ओके, चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? यानी कि जो ये आपका मैन्युफैक्चर है उसका क्या महत्व है हमारे इकोनॉमिक कंडीशन में है। ओके, देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ पार्टिकुलर, मेनली बिकॉज
यानी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, एक तरह से कह सकते हैं किसी भी कंट्री का, चाहे जनरल हो या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो क्या है, बैकबोन है। दैट मीन जिस कंट्री का इकोनॉमिकली डेवलप, ये आपको सेकेंडरी या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप है, वो कंट्री क्या होगा, ऑटोमेटिक ही डेवलप हो जाएगा। और जिस कंट्री का ये आपको मैन्युफैक्चरिंग डेवलप नहीं है, इसका मतलब वो कंट्री डेवलप नहीं है। हम आगे बात करेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट, कैसे हम इसको कह सकते हैं कि डेवलप है या नहीं है। देखते हैं हम। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली हेल्प इन द मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर बट विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से केवल एग्रीकल्चरल को ही आधुनिकता से नहीं जोड़ा गया है, बल्कि ये कंट्री का इकोनॉमिकली जो रिसोर्स होता है उसका बैकबोन कवर करता है। दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंट ऑफ पीपुल ऑन द एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। देखिए पहले क्या होता था कि पहले लोगों को जॉब नहीं था, पहले लोगों को जॉब करने के मतलब साधन नहीं थे या फिर सेक्टर नहीं था। बट जैसे जैसे आपको सेकेंडरी एक्टिविटी डेवलप हो रही है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलप हो रहे हैं, वैसे वैसे क्या कर रहे हैं लोग, रूरल एरिया से जो ग्रामीण एरियाओं से जा करके बाहर वो वर्क कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में काम कर रहे हैं। दो फायदे हैं। एक तो पहले लोग जो प्राइमरी एक्टिविटी पे इंडिपेंडेंट होते थे, एग्रीकल्चर पे खेती करने के लिए, उन्हें एक नए जॉब का साधन मिलता है, नए जॉब का द्वार खुलता है सेकेंडरी एक्टिविटी में। और सेकेंडरी एक्टिविटी के प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक सर्व करने के लिए उन्हें और भी सर्विस मिलता है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, रेलवेज हो गया, बैंकिंग हो गया, मार्केट हो गया। तो वहाँ पर लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है कौन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर द इराडिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। दैट मीन्स एक और फायदा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। ये क्या करता है कि किसी भी कंट्री का जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या होती है उसे भी रिड्यूस करता है, और जो कंट्री की जो पॉवर्टी है उसे भी क्या करता है, उसको दूर करने का वर्क करता है। दिस वाज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड ज्वाइंट सेक्टर वेंचर इन इंडिया। और यही वजह था, इसका मेन रीजन जो था गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर या फिर आपको ज्वाइंट सेक्टर करने का, कि लोगों को जॉब प्राप्त हो और हमारे कंट्री से जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो बड़ी समस्या है उसे दूर किया जा सके। इट वॉज ऑल्सो एम्ड एट ब्रिंग डाउन रीजनल डिस्पार्टीज बाई इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। और एक और था कि सरकार का भी था कि भाई अलग अलग जो रीजनल डिस्पार्टीज हो गया है, वहाँ के लोग को अदर स्टेट में जाकर जॉब करने का भी एक मतलब जो है साधन को देना था। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स। जाहिर सी बात है कि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होगा या जो इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट्स तैयार होंगे उसे कहीं ना कहीं सेल करना होगा, क्योंकि वो सेलिंग के लिए होता है, चाहे वो विद इन कंट्री या फिर अदर कंट्री में होगा। एंड ब्रिंग इज मच नीड फॉरेन एक्सचेंज। इससे क्या होगा, विदेशी एक्सचेंज भी आप यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है country that transform their raw materials into a wide variety of furnished good of higher value are the prosperous। जिससे पहले क्या था कि हमारे कंट्री में इंडस्ट्रीज का बहुत अभाव था, डेवलप नहीं था, तो हमारे कंट्री से रॉ मटेरियल जो है अदर कंट्री में जाया करता था, सेल होता था। बट हमारे कंट्री में जब से ये डेवलपमेंट हुआ है या इंडस्ट्रियों का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो क्या हो रहा है कि हमारे कंट्री का जो रॉ मटेरियल्स है उसको यहीं पर मैन्युफैक्चर्ड करके फिनिश्ड गुड जो हम लोग सेल करते हैं, तो हमें अधिक वैल्यू भी मिलता है, अधिक हमें इनकम का भी सोर्स प्राप्त होता है। इंडिया इज प्रोस्पेरिटी लाइज विद इंक्रीज एंड डाइवर्सिफाई द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्विकली एज ए पॉसिबल। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर ये दोनों आपस में अलग नहीं हैं, दोनों दूसरे पर इंडिपेंडेंट हैं। ओके, दे मूव हैंड इन हैंड, दूसरे के हेल्प करते हुए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करते हैं यहाँ पर एग्रो इंडस्ट्रीज की बात करते हैं इंडिया में, जो कि बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है। आखिर क्यों? बाय राइजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। जो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जैसे मान लो पहले 1 एकड़ ज़मीन में मान लो कि अगर सपोज दैट 6 क्विंटल्स जो है राइस या अदर चीज़ प्रोडक्ट होता था, वहीं अब क्या उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई है कि उसका जो प्रोडक्शन है नियर अबाउट 1.5 गुना जो है बढ़ गया। आखिर क्यों? ड्यू टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट।
क्योंकि एग्रीकल्चरल फील्ड में क्या हो रहा है, उसे नए साधन जैसे आपको इरिगेशन के पंप, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक एंड पीवीसी मशीन्स एंड टूल्स जो है उसको प्राप्त हो गया है। ठीक है, किसको? एग्रीकल्चरल फील्ड को। 10 डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैज नॉट ओनली असिस्ट एग्रीकल्चर इज इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन बट आल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी इफिशियंटली। यानी केवल यही नहीं कि उसका प्रोडक्शन ही केवल बढ़ा, लेकिन प्रोडक्शन का जो इफिशियंट है, जो प्रोडक्शन की क्वालिटी है, वो भी क्या हुई है, काफ़ी मात्रा में चेंज हुई है। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर इफिशियंट एंड कम्पिटेटिव। देखिए एक वर्ड यहाँ पर दिया है ग्लोबलाइजेशन। ये होता क्या है? दैट मीन्स ऑल द मार्केट ऑफ द वर्ल्ड कनेक्टेड टू ईच अदर, दिस प्रोसेस इज नोन एज द ग्लोबलाइजेशन। दैट मीन्स पूरे वर्ल्ड का मार्केट है, चाहे वो अपने वस्तुओं को, गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर उसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए, उसके साथ साथ जो हमारी आइडियल्स हैं, कल्चर्स हैं, जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है या फिर ट्रांसफ़र होता है, उसी प्रोसेस क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन, या इसको हिंदी में बोलेंगे वैश्वीकरण। ओके, इससे क्या होता है? वैश्वीकरण हो जाने से हमारा मार्केट जो है इंटरकनेक्टेड हो गया है अदर मार्केट, अदर कंट्री के मार्केट से। तो एक कंपटीशन की भावना रहती है कि अगर हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो अगर लो क्वालिटी का होगा तो अदर मार्केट में सेल नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, हमें कंपटीशन रहती है कि हम अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्शन करें ताकि अदर कंट्री में भी हमारा डिमांड हो और सेल हो। ठीक है, तो सेल्फ सफिशिएंसी अलोंग इज नॉट इनफ, आवर मैन्युफैक्चर्ड गुड मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विथ दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट, ओनली देम विल बी एबल टू कम्पिटेट इन द इंटरनेशनल मार्केट। हमें वही गुड प्रोडक्ट करना है, ऐसा नहीं कि हमें बस अपने लिए प्रोडक्ट करते हैं, अपने कंट्री के लिए। और ये होता है कि हम ऐसा माल प्रोडक्ट करें जो कि इंटरनेशनल मार्केट में भी कम्पिटेट करें, यानी कि क्या बोलते हैं उसको प्रतिस्पर्धा करें, ताकि वहाँ भी हमारे मार्केट, हमारे मतलब प्रोडक्ट्स का डिमांड हो। ओके, ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अब देखने वाले हैं हम कि हमारे कंट्री में जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है या फिर जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी का, वो कितना % है। हमारे इंडस्ट्रीज में जो है या हमारे नेशनल इकोनॉमी में क्या योगदान है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कितना % हमें इनकम इस इंडस्ट्री से मिलता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग एरिया से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड दिए हुए हैं, पिछले रिकॉर्ड का ये कंपैरेटिव तुलना किया गया है कि क्या उसमें कुछ सुधार हुआ है, इम्प्रूव हुआ है या फिर सेम चीज़ है। तो हम देखने का प्रयास करेंगे मेनली कि आपको जो GDP है एग्रीकल्चरल फील्ड का या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, वो 70% GDP है, बल्कि उसमें 27% जो है, 27 में 70%, बाकी 10% जो है रॉ मटेरियल्स है, माइनिंग है, क्वेरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस का भी आपका योगदान है। दिस इज मच लोअर इन कंपेरिजन टू सम एशियन इकोनॉमिक्स वेयर इज 25 to 35%। यानी कि फिर भी हमारा कंट्री जो है अभी बहुत ही मतलब डेवलप नहीं कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। जबकि 2003 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, कंपेरेटिव करें, तो हमें लगेगा कि वास्तव में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। क्योंकि 2003 के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा जो रेट था वो आपको 9 to 10% था, जो कि बढ़े काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो अब यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक पॉइंट है आपको इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या होता है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि इंडस्ट्री को सेटअप करने में किन किन बातों का होना आवश्यक होता है, हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। दैट मीन्स इंडस्ट्रियल लोकेशन को हम इस्टेब्लिश करने में हमें किन बातों का ध्यान देना होना है या किन बातों पर डिपेंड करता है कि हमारा कंट्री या फिर जो इंडस्ट्रीज है वो किस प्लेस पर होना चाहिए। ओके, तो दिस इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट etc। यानी कि कोई भी इंडस्ट्री वहीं सेटअप होती है जहाँ ये सब चीज़ जो है उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट को जो थिंग्स है वो इजीली अवेलेबल हैं। जैसे आपका मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स है, लेबर है, कैपिटल है, पावर एंड मार्केट्स है। यानी कि ऐसा जगह पे हो इंडस्ट्री सेटअप कर जाओ, रॉ मटेरियल ही नहीं हो या फिर उसके लिए और एनर्जी रिसोर्स भी ना हो, तो वहाँ क्या होगा, प्रोडक्शन काफ़ी कॉस्टली होगा। इसलिए जो ज़्यादा बर्डन होगा उस इंडस्ट्री पे, तो वहीं पे ये सब होता है जहाँ पर सब चीज़ें जो हैं वो उसको इजीली और लो कॉस्ट में अवेलेबल हो जाए। इट इज़ रियली पॉसिबल टू
possible to find all these factors available at one place. Consequently, manufacturing activities tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial locations are either available or can be arranged at lower cost. जरूरी नहीं है कि सब जगह सभी चीज़ प्राप्त हो जाए, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात होती है कि जहाँ इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं वहाँ पर सभी चीज़ें रिक्वायरमेंट की, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, पावर एनर्जी हो गया, मार्केट हो गया, जरूरी नहीं कि सब जगह अवेलेबल हो, बट वहाँ जरूर होना चाहिए जहाँ पर लो कॉस्ट में इजीली अवेलेबल हो जाए. आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट अर्बनाइजेशन फ्लो, और जिस जगह इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है वहाँ पर क्या होता है, ऑटोमेटिक अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण होना स्टार्ट हो जाता है. Sometime industries are located in or near the cities. Thus industrialization and urbanization go hand in hand. यानी कि ये बात होती है औद्योगिकरण की और एक बात होती है शहरीकरण की. यानी कि शहरीकरण औद्योगिकरण दोनों साथ साथ चलते हैं. यानी कि जिस प्लेस पर औद्योगिकरण या स्टार्ट होता है वहाँ ऑटोमेटिक क्या होता है, शहरीकरण होना शुरू हो जाता है. तो cities provide a market and also provide services such as banking, insurance, transport, labor or consultants and financial advice etc. to the industry. यानी कि इंडस्ट्रीज के लिए क्या होता है, जो शहरें होती हैं वो प्रोवाइड करती है निम्न ऊपर जो देखे हम लोग ने क्या क्या, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर और ये आपका फाइनेंशियल एडवाइस जो है ये करता है. Many industries tend to come together to market use the advance after offered by the nature by the urban center known as the agglomeration of economics. Gradually a large industrial agglomeration takes place. हम बात करते हैं यहाँ पर इन द प्री इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले पीरियड, मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर लोकेटेड इन अ प्लेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज ट्रेड सच एज द मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ईटीसी. यानी कि कह रहा है कि आज़ादी से पहले जो हमारे जितने भी इंडस्ट्री थे वो कहाँ बनाए गए थे, जो यहाँ की पोर्ट व्यवस्था है, जहाँ की मतलब बाहर ओवरसीज करने के लिए यानी कि अदर्स कंट्री में सेल करने के लिए वहाँ पर आते हैं. जैसे मुंबई, कोलकाता और चेन्नई है, जो कि तीनों क्या हैं, आपको ओशियन के बैंक पे है, कोस्टल एरिया में है. Consequently, there emerge certain packets of industrial development urban center surrounded by the huge agricultural rural inhabitant. तो ये देखिए हम लोग इंडस्ट्री कैसे सेटअप करता है और इस पर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं. देखा हम सबसे पहले कि ये मार्केट वहीं ज़्यादा डेवलप होता है जहाँ पर क्या है, इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट जैसे रॉ मटेरियल्स, लेबर, बैंक, इंश्योरेंस, आपको मार्केट और ये ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ज़्यादा अवेलेबल होती है. यहाँ कहते हैं कि एक पॉइंट दिया हुआ है कि द की ऑफ डिसीजंस ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट. सबसे बड़ी बात है कि सबसे मेन यही होता है कि फैक्ट्री वहाँ लगाते हैं लोग जहाँ पर उसको प्रोडक्शन में कम से कम खर्च हो. मेन बात यही होती है. दूसरा होता है गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी भी क्या होती है. एंड द स्पेशलाइज्ड लेबर आल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. बेटा इलेक्शन का अब ये नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू द यूज, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन से अकॉर्डिंग टू द अदर्स क्राइटेरिया वी क्लासीफाई द इंडस्ट्री इनटू मैनी ग्रुप्स. तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय.